जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरपीएफ एसआई प्लस कांस्टेबल भर्ती 2024 की। आरपीएफ का मेडिकल कैसा होगा, इस पर मैंने एक संपूर्ण वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। बच्चों ने क्वेरी भी की, सवाल भी पूछे। 99.9% उनके सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। एक आध कोई सवाल अगर मुझसे छूट गया होगा तो मैं उसको दोबारा से देख लूँगा और उसका भी रिप्लाई कर दूँगा। ऐसे में बच्चों ने एक कमेंट किया कि सर लड़कों के प्राइवेट पार्ट पर वीडियो बना दीजिए, मैंने उसे भी बना दिया। अब बच्चियों का कमेंट आ रहा है कि सर लड़कियों का मेडिकल कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप इसे समझा दीजिए। मैंने देखा कि बच्चियों के साथ कॉमन प्रॉब्लम है कुछ, जैसे नॉक नी की हो गई, एल्बो नी की हो गई, ये बहुत सी फ्लैट फिट की हो गई, ये कॉमन समस्याएं हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक संपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर आया जाए, जिससे कि आपकी हर एक समस्या का समाधान स्टेप बाय स्टेप मैं बता सकूं। मैंने इसके लिए पूरा एक चार्ट बना दिया है, एक प्रोसेस बताया कि किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा आरपीएफ मेडिकल के लिए। तो स्पेशली ये वीडियो वीमेन रिलेटेड है, महिलाओं को समर्पित है। ठीक है, मेरी बहनों को, मेरी बच्चियों को समर्पित है ये वीडियो। तो मैं बताऊंगा कि कैसे आपका मेडिकल होता है, और जहां आपके साथ कोई डिजीज़ है, जहां आपको कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान उसी स्टेप पे मैं कर दूंगा, तभी मैं अगले स्टेप पर आगे बढ़ूंगा। मैं 100% ये कोशिश करूंगा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान इसी वीडियो में कर सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हमारा आरपीएफ का मेडिकल होगा तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। पहला, सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि जब भी आप आरपीएफ का मेडिकल देने जाएंगे तो आप कोई भी मेटल का जो मेटल की जो चीज़ें हैं उसको आप कैरी नहीं करेंगे। मेटल चीज़ें मतलब कान में कुछ नहीं पहनेंगे, नाक में कुछ नहीं पहनेंगे, आप हाथों में अंगूठियाँ, ब्रेसलेट या पैरों में पायल वगैरह कुछ भी नहीं पहनेंगे। आप फोर्स में जा रहे हैं तो इसके लिए आपका एक लेवल, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक, ये अवॉइड कर दीजिए। दूसरा, आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उन डॉक्यूमेंट्स में आपके लिए एक जो आईडी कार्ड होगा, फिर वो चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड हो, आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपके जो क्वालिफिकेशनल सर्टिफिकेट है, कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इतना लेकर जाएंगे तो आपका सबसे पहले स्टेप में यही चेक होगा। दूसरे नंबर पे जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपका चेक होगा हाइट एंड वेट। तो यहाँ जो आरपीएफ के लिए महिलाओं की हाइट मांगी गई है वो 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। अब यहाँ बहुत सी बच्चियों के सवाल आते हैं कि सर मिनिमम वेट कितना होना चाहिए। तो यहाँ मिनिमम वेट जो आपका है वो होता है 40 kg। 40 किलो से वजन आपका कम नहीं होना चाहिए। दूसरा कि सर वेट अधिकतम कितना, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो मानी गई है वो मानी गई है आपकी कि जैसे सपोज दैट आपकी हाइट है 160 सेंटीमीटर, तो 160 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आपकी हाइट होनी चाहिए 58 किलो से लगाकर 62 किलो तक। 58 किलो से लगाकर 62 किलो तक अगर आप हैं तो आपका स्टैंडर्ड वेट माना जाता है। अगर ज़्यादा वेट रहेगा तो आप फिजिकल भी तो नहीं दे पाएंगे, फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, रनिंग वगैरह, जंप वगैरह ये सब, तो आप अपना वेट कंट्रोल करिए। अच्छा, अब जिसका वेट कम है उसको वेट बढ़ाना कैसे है? उसको वेट बढ़ाने के लिए पर डे 4 केले दूध के साथ लेने हैं, सुबह और शाम। 4 केले सुबह, 4 केले शाम, और एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करिए। 1 महीने के अंदर अगर आपका वेट नहीं बढ़ेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपका वेट बढ़ेगा। जो आपकी हाइट है, हाइट अगर किसी बच्ची की कम है तो अभी आपकी एज 18, 19, 20 इसी के बीच होगी, तो आप इसके लिए रनिंग एक्सरसाइज, जंपिंग एक्सरसाइज करिए, जंप करिए, पंजों के बल आप जंप करिए और कम से कम 100 के 3 सेट लगाइए, और देखिए आपका आपका जो हाइट है वो 100% इंक्रीज करेगी। जब आपका हाइट वेट हो गया, इसके बाद हम आते हैं कमरा नंबर 2 पर। कमरा नंबर 2 में ऐसे आपके लाइन से कमरे बने रहेंगे, फिर ये चाहे हॉस्पिटल में होगा आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, या फिर हो सकता है कि पुलिस लाइन में भी इसी तरह के कमरे बुला दिए गए हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है
कि आपका जो मेडिकल होगा वो केवल और केवल लेडी डॉक्टर द्वारा होगा। बहुत से बच्चियों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या आरपीएफ का जो मेडिकल होता है या किसी भी फील्ड का जो मेडिकल होगा वो पुरुष डॉक्टर करते हैं? नहीं, महिलाओं का जो मेडिकल होता है वो केवल महिला डॉक्टर करती है। महिलाओं की कोई कमी नहीं है भारत में, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं जो हर एक फील्ड की डॉक्टर हैं, तो उनको इन्वाइट किया जाता है मेडिकल के दिन, और वही उस बोर्ड में रहती हैं। जो आपका मेडिकल बोर्ड बनता है उसमें केवल महिलाएं रहेंगी और महिलाएं ही आपका चेकअप करेंगे। तो चलिए अब आते हैं कमरा नंबर 2 पर। कमरा नंबर 2 में आपका चेक होगा नाक। सबसे पहले आपका नाक चेक होगा। नाक में देखा है किसी तरीके कोई गंदगी तो नहीं है, नाक आपकी टेढ़ी तो नहीं है, टूट जाती कभी कभी नाक टेढ़ी हो जाती है या हड्डी बढ़ जाती है तो टेढ़ी, तो उसका बहुत, अगर हड्डी बढ़ गई तो नॉर्मल सा आपका ऑपरेशन होगा और आपकी नाक बिल्कुल सही हो जाएगी। आते हैं कान पर। आपका कान चेक होगा। कान मैं सब विजुअल इफेक्ट आपको दे रहा हूँ कि आपका कान कैसे चेक होगा, आप देखते रहेंगे। मैं इस तरफ स्क्रीन पर विजुअल इफेक्ट सब देता रहूँगा, आप उससे समझते रहेंगे। ठीक, कान हमारा जो होता है एक लाइट, डॉक्टर द्वारा एक लेज़र लाइट से देखा जाता है कि कहीं आपके कान के पर्दे तो नहीं फटे हुए हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है। और कान के पर्दे अगर फटे हैं तो उसका भी ऑपरेशन होता है, इलाज होता है, वो सही हो जाता है। मेडिकल टाइम अगर वो सही है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपके कान में गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये सब आप साफ करा कर जाएंगे। दूसरा एक वो ले लेते हैं वाइब्रेटर टाइप का, वो किसी हार्ड सरफेस पे ऐसे ठोकेंगे, फिर आपके पास कान के पास लेकर जाएंगे और पूछेंगे इसमें सुनाई दे रहा है कुछ, तो अगर आपको सुनाई दे तभी आप यस बोलना। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर बिना सरफेस पर टच किए हुए कान के पास ले जाते हैं और कैंडिडेट जो होते हैं वो कह देते हैं कि हाँ सुनाई दे रहा है, जबकि वो कुछ करते नहीं, तो डॉक्टर को इसमें शक हो जाता है। इसलिए जब सुनाई दे तभी आप हाँ बोलिएगा। ठीक, अब आते हैं गले पर। गला जो हमारा चेक होता है, देखा जाता है कि आपको कहीं घेंघा वगैरह तो नहीं, वो जो घेंघा रोग होता था वो तो अब ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी एक जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उसको तो चेक किया जाता है। दांत आपके देखे जाते हैं कि दांत आपके ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, कैविटी वगैरह तो नहीं है। अगर कैविटी है तो आरसीटी वगैरह करा लीजिएगा, बहुत ही नॉर्मल उसका प्रोसेस है, बहुत नॉर्मल फीस है। 1500-2000 में आपका आरसीटी हो जाए तो आरसीटी आप करा लीजिएगा। दांत अगर आपके सही है, नीट एंड क्लीन है, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, टेढ़े मेढ़े ना हो, बहुत ज़्यादा टूटे ना हो, गंदे ना हो। इतना जब आपका चेक हो जाता है तब आप जाते हैं कमरा नंबर 3 में। अब यहाँ टुकड़ों में बांट देते हैं, 10 बच्चे यहाँ चेक हो रहे हैं, 10 यहाँ हो रहे हैं, 10 यहाँ, 10 यहाँ, तो इसी तरह। तो जब आप यहाँ से आगे बढ़े फिर गए आप आई पर। आँखों का आपका देखा जाता है विज़न के लिए एक आपको चार्ट दे दिया जाता है। चार्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये चार्ट आपको दे दिया जाएगा। चार्ट आप अपनी आंखों के सामने उसको 6 मीटर की दूरी पर रखा जाता है और आपका चेक किया जाता है कि आपकी आंखें 6/6 हैं या नहीं। जब आंखें चेक हो जाती हैं फिर इसके बाद आता है कलर ब्लाइंडनेस का। कलर ब्लाइंडनेस आप देख सकते हैं कि ऐसा कलर ब्लाइंडनेस होता है हमारा। उसको देखा है, कोई ऑब्जेक्ट बना देंगे बीच में या कोई नंबर लिख देंगे, उस नंबर को बताना होगा क्या लिखा क्या नहीं लिखा। ये दोनों ही चार्ट आप अमेजॉन से मंगा सकते हैं, बहुत ही कम कीमत में आते हैं। इससे आपका घर बैठे चेकअप हो सकता है और आप क्लियर हो। बहुत से बच्चों को क्या होता है कि जब कलर विजन के लिए जब वो जाते हैं आई चेक कराएं तो वहीं उनको पता चलता है कि मेरे कलर विजन है, क्योंकि एक आध कलर ऐसे होते हैं, 2 कलर 4 कलर, जो बच्चों को दिखाई नहीं देते। तो इसके लिए आप घर पे अपना चेकअप कर लीजिएगा। ठीक, आपके आंखों का चेकअप हो गया। अब बच्चों का सवाल आता है कि सर मुझे मेरी आँखों का नंबर बढ़ा हुआ है, मैं चश्मा लगाता हूँ, मुझे आँखों में ये प्रॉब्लम। तो इसके लिए मैंने पूरी एक सेपरेट वीडियो बना दी है आँखों के लिए, स्पेशली मैंने बनाई है आँखों के लिए और आरपीएफ के लिए, कि आरपीएफ में क्या क्या आँखों के साथ आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी, इन सब को मैंने एक जगह कंपाइल करके वीडियो बना दी है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर अपनी आँखों के बारे में पूरा वहाँ से देख सकते हैं। आँखों के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे हड्डी वाले डॉक्टर, कमरा नंबर 4 पे। कमरा नंबर 4 में जब हम गए तो यहाँ जो हड्डी वाले डॉक्टर होंगे वो आपका देखेंगे, ये नॉक नी देखेंगे। नॉक नी जैसा कि आप देख सकते हैं विजुअल इफेक्ट में कि नॉक नी आपका जो पैर होगा वो हम ऐसा सीधा होना चाहिए बिल्कुल। एक डॉक्टर या कोई भी होगा वो पटरी डाल के आपके पैरों घुटनों के बीच, जैसे आपका घुटना है तो घुटनों के बीच में पटरी डालेंगे। अगर ये पटरी आर पार हो जा रही तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये फंस जाती है पटरी यहाँ पे घुटने के पास तो दिक्कत होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा,
नॉक नी के लिए, नॉक नी के लिए अगर आपके पास नॉक नी की समस्या है, मतलब आपके घुटने सट जा रहे हैं एक में, तो आप जब भी सोइए तो पैरों के बीच पिलो मतलब तकिया बांध लीजिए, तकिए को बांध लीजिए और तब सोइए। 1 महीना 2 महीना आप करिए। और जो नॉकनी है उसके लिए एक्सरसाइज भी होती है, एक्सरसाइज करिए आप, एक्सरसाइज से भी आपकी नॉकनी ख़त्म हो सकती है। ठीक। फ्लैट फिट देखा जाता है, फ्लैट फिट आप देख रहे हैं, फ्लैट फिट अगर आपके पंजे बिल्कुल सपाट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल चिकने नहीं होने चाहिए, उसमें बीच में गड्ढा होना चाहिए, गड्ढा बनना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो कभी पानी वगैरह या कुछ ऐसा रख देते हैं उसमें आपके दोनों पैर रखे जाएंगे और फिर फर्श पे चलाया जाएगा। अगर बीच में गड्ढा नहीं बन रहा है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, अगर ऐसा गड्ढा पैर के बीच नहीं बन रहा है तो आपको समस्या आ सकती है। पूरा पंजा अगर चिपक गया ज़मीन पे तो दिक्कत होगी। अब इसके लिए क्या करें, बच्चे सवाल करते हैं कि सर मेरा फ्लैट फिट कैसे सही होगा। तो इसके लिए आप काम कर सकते हैं, जो हमारी क्रिकेट बॉल होती है, क्रिकेट बॉल को आधा आप कटवा देंगे और किसी अच्छी जगह पर आप चले जाएंगे, जो जूता वगैरह बनाते हैं उसको वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल सा करना, ये नहीं कि बहुत ऊपर उठा लिए तो दिक्कत, नॉर्मल सा आप बनवा दीजिए। वो आपके पैर को थोड़ा पुश करता रहेगा, जूते में चप्पल में कहीं पर भी आप उसको गड्ढे, जिधर आपका ये गड्ढा बन रहा है उधर आप रखवा दीजिए और देखिए फ़र्क पड़ेगा। ये फ्लैट फिट की समस्या आपकी 1 महीने 2 महीने 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप करके देखिएगा। हाथ आपका चेक करते हैं, हाथ आपके जो हाथ हैं ऐसे करके देखेंगे कि आपकी ये जो दोनों कोहनी है, जैसे आपकी इमेज में आप देख सकते हैं, ये दोनों कोहनी आपकी सटनी नहीं चाहिए, ये चेक करेंगे इस तरीके से। आपकी हड्डी सेट नहीं, चिपकनी नहीं चाहिए। ठीक। फिर इसके बाद ये आपकी उंगलियां देखते हैं कि उंगलियां बहुत ज़्यादा बैंड तो नहीं हो रही नीचे। तो आप जब भी खड़े होंगे देने के लिए मेडिकल, तो नॉर्मल पोजीशन में ऐसे खड़े होइएगा। बहुत सी बच्चियां क्या करती हैं, ऐसे तान लेती हैं तो ये उंगलियां पीछे को मुड़ जाती हैं, तो ये आपको नहीं करना है। हड्डी वाला आपका पूरा प्रोसेस हो गया। अब हम चलते हैं कमरा नंबर 5 पर। कमरा नंबर 5 पर जब आएंगे तो आपका यहाँ बीपी चेक होगा। बीपी के लिए आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि जब हम इतने प्रोसेस से गुजरते हैं तो हमारा क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है। किसी भी प्रोसेस में अगर हम थोड़ा सा हमको डाउट होता है तो हमारा बीपी हाई होने लगता है। ऐसे में आपको बहुत ही कूल रहना है। जो वहाँ डॉक्टर का बोर्ड बैठता है वो बहुत ही सपोर्टिव बोर्ड होता है। छोटी छोटी अगर कोई गलती है तो उसमें आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। ये नहीं कि बिल्कुल वो आपके दुश्मन बैठे हैं, ज़रा से भी कमी आई तो उनको बाहर कर दिया, ऐसा नहीं होता। बोर्ड बहुत सपोर्टिव, तो अपने आप को बहुत ही कूल रखना है, तभी आपका बीपी नॉर्मल आएगा। ठीक। बीपी आपका चेक हो गया, फिर आपको बढ़ा दिया जाएगा आगे कमरा नंबर 6 में। कमरा नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है महिलाओं के लिए। यहाँ क्या होता है कि यहाँ आपका ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट में देखा जाएगा कि आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, जैसे कैंसर तो नहीं है, HIV तो नहीं है, या किसी और तरीके कोई बहुत गंभीर बीमारी। फिर उसके बाद आपका आएगा यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में आपका बेसिकली प्रेगनेंसी चेक की जाती है। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अगर होती है तो आपको री मेडिकल का समय दिया जाएगा। री मेडिकल में आपका एक्चुअली होता क्या है कि जब महिलाओं में प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं वो सही से आ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से ये माना जाता है कि प्रेगनेंसी अगर नहीं है तो जो आपकी रिपोर्ट है वो अच्छी आएगी। तो ऐसे में अगर किसी भी कमरे में आपको समस्या आती है, किसी भी फेज़ में आपको यहाँ समस्या देखने को मिल रही है, तो इसके लिए RPF री मेडिकल की सुविधा आपको मुहैया कराता है। री मेडिकल आपका होगा, वहाँ अगर आप उस समय फिट हो जाते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और मैं हड्डी वाले में मैं कहना चाहूँगा, बहुत से बच्चों का सवाल आता है कि सर मेरा पैर जो था वो फ्रैक्चर हो गया था आज से 10 साल 12 साल पहले, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, फिट हूँ, कोई दिक्कत। तो बिल्कुल भी आपको कोई समस्या नहीं है। अगर आप मेडिकल के टाइम पे फिट हैं तो आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस टाइम पे अगर आपका पैर फ्रैक्चर है या उस टाइम पे अगर कोई समस्या है तो आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो मेरी प्यारी बहनों, आप इन सब चीज़ों को समझ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई जानकारी आप चाहती हैं तो बेशक मुझे कमेंट करके आप बता दीजिएगा। मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।